हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का एडजस्टमेंट और उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट। तो देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर जो अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज़ पड़ी है वो अपनी करंट वैल्यू के ऊपर नहीं है। तो रिटायरमेंट से पहले उन्हें हमें करंट वैल्यू के ऊपर लाना होगा। और क्यों लाना होगा? क्योंकि रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट से हो सकता है कोई प्रॉफिट या लॉस आए, और ये प्रॉफिट और लॉस में रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है। इसीलिए रिटायरमेंट से पहले हम उनको रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं, ताकि जो भी प्रॉफिट या लॉस आए वो रिटायरिंग पार्टनर को भी उसके जाने से पहले दिया जा सके। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन के लिए दो केस बनते हैं। पहला केस तो है जब पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि रीवैल्यूएशन के बाद रिवाइज्ड वैल्यू पर ही वो बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखेंगे। यानी कि जो रीवैल्यू किया है उसके बाद जो रिवाइज्ड वैल्यू आई है असेट्स और लाइबिलिटीज़, उसी पे वो बैलेंस शीट में उनको लिखेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर वो कहे कि वो रिवाइज्ड वैल्यू पर बैलेंस शीट में अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ना लिखकर जो भी उनकी पहले की वैल्यू थी उसी पे वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनको रिवाइज वैल्यू पर नहीं लिखेंगे, तो उस केस में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। पहला केस है व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है रीवैल्यूएशन के बाद उसी पे वो उसको शो करना चाहते हैं। तो उस केस में हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और गेन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेंगी रीवैल्यूएशन में? इंक्रीज इन असेट, जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मतलब फायदा है बिजनेस के लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और असेट का बैलेंस होता है डेबिट, और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो असेट फिर से हो जाएगा डेबिट। तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन असेट वैल्यू, असेट की वैल्यू में डिक्रीज होना। असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई मतलब नुकसान है, नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और असेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। असेट अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि असेट का बैलेंस होता है डेबिट, जब तो वो इंक्रीज होता है तो असेट होगा डेबिट, और अगर वो डिक्रीज होगा तो असेट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है इसलिए हो गया क्रेडिट। फिर है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, ये क्या है? ये भी नुकसान है बिजनेस के लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो लाइबिलिटी भी हो जाएगी क्रेडिट। तो टू लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कम होना बिजनेस के लिए फायदा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट और वो डिक्रीज हो रही है तो इसलिए उसको कर देंगे हम डेबिट। फिर नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड असेट रिकॉग्नाइज। कोई असेट हमने रिकॉग्नाइज किया जिसे हमें अब रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करना होगा तो असेट का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए असेट को तो कर देंगे डेबिट, और ये फायदा है बिजनेस के लिए। कोई असेट रिकॉग्नाइज किया है हमने तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली, ठीक है, तो ये तो नुकसान है बिजनेस के लिए, नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के तो जाएगा डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए लाइबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, अब देखो दोनों साइड हमने लिख दिया। रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिख दिए और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और गेन्स लिख दिए। अब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आए, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सारे इनकम्स और गेन्स। क्रेडिट साइड ज्यादा हुई मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन पे, और जब प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन पे तो उसकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसे जाएंगे, प्रॉफिट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का, तो उससे उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो उससे वो हो जाएगा क्रेडिट, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। और अगर लॉस होता है रीवैल्यूएशन पे, यानी कि डेबिट साइड जो रीवैल्यूएशन की है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से, और डेबिट साइड में हम लिखते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस ज्यादा हुए तो ये लॉस है, और लॉस के केस में क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि लॉस से उनकी कैपिटल होगी कम। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब कैपिटल बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे करते हैं हम डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस से उनका कैपिटल कम होगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं।
प्रिया, काव्या और रिया की बैलेंस शीट दी गई है। वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। ये उनकी बैलेंस शीट है। अब काव्या रिटायर होना चाहती है फर्म से, तो प्रिया और रिया डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे 3:2 में। और ये एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उनकी नई वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड करते हैं तो उस केस में हमें बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन की ये वाली साइड तो है डेबिट और ये साइड है क्रेडिट। इस साइड तो आएंगे जो भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे वो, और जो भी इनकम और गेन्स होंगे वो आएंगे इसकी क्रेडिट साइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 8% ऑफ डेटर्स। यानी कि प्रोविजन बनाना है 1000 डेटर्स पे 8% का। तो 17,000 का 8% निकालें तो बनेगा 1360, जबकि प्रोविजन बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1000 का। तो 360 हमें और बनाना होगा। और ये क्या होगा? ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, या लॉस मान सकते हो इसे आप। तो ये कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सारे लॉसेस यहाँ आएंगे। ठीक है, और सारे प्रॉफिट्स और गेन्स इस तरफ आएंगे। तो टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 360। ठीक है, यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है? जो भी डिफरेंस होता है, यानी जो भी इंक्रीज या जो भी डिक्रीज हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 1500। स्टॉक को 1500 रुपए से ओवर वैल्यू किया है। ठीक है, जबकि उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी। एसेट डिक्रीज हो रहा है 1500 रुपए से, नुकसान है ये बिजनेस के लिए। और नुकसान कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, टू स्टॉक 1500। नेक्स्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 12,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमें बढ़ाना है 12,000 रुपए से, और ये गेन है बिजनेस के लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। नेक्स्ट है, फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000। फर्नीचर की वैल्यू हमें 4,000 रुपए से कम करनी है, और ये भी लॉस है। लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू फर्नीचर 4,000। नेक्स्ट है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹2500 इज रिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मतलब कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और ये नुकसान है बिजनेस के लिए। तो ये भी जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और आ जाएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500। ठीक है, नेक्स्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹1200 इज टू बी प्रोवाइडेड। यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपए, ये भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी हुई। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस हुआ, ये हमें अब लिखना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1200। फिर नेक्स्ट है, अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹3,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इज कंप्लीटली वर्थलेस। 3,000 रुपए की मशीन थी जो आग के अंदर जल गई, और उसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं बची है। ये भी नुकसान है बिजनेस के लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के जाएगा डेबिट साइड में, तो आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 3,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एन ओल्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट ₹8,000 इज डिस्कवर्ड एंड ब्रॉट इनटू द बुक्स। यानी कि 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कोई थी जिसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, या जिसको डिस्कवर करा, या जिसके बारे में भूल गए थे, आज उन्हें पता चला है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और असेट्स का मिलना मतलब कि फायदा है बिजनेस के लिए, तो बाय इन्वेस्टमेंट ये जाएगा क्रेडिट साइड में 8,000। अब देखो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, तो अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल है ज़्यादा, और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 12,000 प्लस 8,000 आ गया 20,000, और डेबिट साइड का टोटल कम है। अब क्रेडिट साइड में हम सारे गेन्स और इनकम लिख रहे हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब कि फ़ायदा है बिजनेस को, तो ये जो फ़ायदा है ये किस में जाएगा? ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 20,000 में से ये जो एक्सपेंसेस है इनको हम माइनस कर देंगे, और जो पीछे बचेगा उन्हें हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज़ 5:3:2। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा 3720, 2232 और 1488। ठीक है, तो ये तो है रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम
जब बाकी बचे हुए पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू पर लिखना चाहते हैं, उस केस में तो हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये था हमारा फर्स्ट केस। और सेकंड केस है जब पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो अपने लाइबिलिटीज़ और असेट्स को रिवाइज्ड वैल्यू पर ना लिखकर वो उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू पर ही रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। जैसे हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं उसी तरह जो अमाउंट यहाँ पे आएगी असेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे नेट अमाउंट आएगी प्लस माइनस करने के बाद, उसको भी हम गुडविल की तरह ही एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम नेट अमाउंट निकालेंगे। नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, जो भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी कि जो लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं उनको तो हम माइनस करते जाएंगे और जो भी प्रॉफिट्स होता है रीवैल्यूएशन का उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस करने के बाद जो भी नेट इफेक्ट आएगा वो होगा नेट अमाउंट। ये हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में फिर हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी आंसर आएगा, अगर तो आंसर पॉजिटिव में आया तो गेन है और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो सैक्रिफाइस। सेकंड स्टेप में हमने ये निकाल लिया, गेनिंग और सैक्रिफाइस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नेट अमाउंट हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो ये जो नेट अमाउंट फर्स्ट स्टेप में निकाला था ये तीनों पार्टनर्स का है। ठीक है, ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो हमने फर्स्ट नेट अमाउंट में निकाला है ये तीनों पार्टनर्स का है। अभी इसमें से हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, जो भी नेट अमाउंट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर के ओल्ड शेयर से, तो इससे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा। अब ये जो शेयर आया है ये गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को देगा, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो होगी गेन के लिए एंट्री। अगर जो नेट अमाउंट हमने निकाला है वो माइनस में है, यानी कि लॉस है जो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था, तो उस केस में क्या होगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल देखते हैं। अमित, सुमित और जतिन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। जतिन रिटायर हो जाता है और अमित और सुमित डिसाइड करते हैं फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करने का। ये बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दी गई है असेट्स और लाइबिलिटीज की। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें नेट अमाउंट निकालना होगा। नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, जो जो फायदा हो रहा है फर्म को वो प्लस करते जाएंगे और जो जो माइनस हो रहा है यानी कि नुकसान हो रहा है रीवैल्यूएशन पे वो माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले लैंड बिल्डिंग 5 लाख की थी, अब हो गई है 5,50,000 की, तो 50,000 का फायदा हो रहा है, तो 50,000 रुपये तो यहाँ हो जाएंगे प्लस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मशीनरी 3 लाख की थी, अब 2,90,000 की रह गई है, 10,000 का नुकसान, तो माइनस का हो जाएगा 10,000। फिर नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, पहले 60,000 के थे अब 55,000 के ही रह गए हैं, 5,000 रुपये के कम हो गए हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी का कम होना मतलब फ़ायदा, तो 5,000 रुपये हो जाएंगे इसमें प्लस। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले थे 60,000 अब हो गए हैं 75,000, यानी कि 15,000 रुपये की लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है, तो ये भी हो जाएगी माइनस। तो इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 30,000। ये क्या है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है और ये 30,000 सभी पार्टनर्स के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अमित का गेन कैसे निकलेगा, उसका नया शेयर है 1/2 माइनस पुराना शेयर था 5/10, तो 5/10 को माइनस किया तो आंसर आया नील, यानी कि अमित ना तो कुछ गेन कर रहा ना ही कुछ सैक्रिफाइस कर रहा। ठीक है, फिर सुमित का गेन निकालते हैं। सुमित का नया शेयर है 1/2, पुराना था 3/10, तो 1/2 में से 3/10 माइनस किया तो सुमित का गेन आ गया 2/10, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुमित गेन कर रहा है, तो सुमित ही पे भी करेगा रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला था, नेट अमाउंट। अब उस नेट अमाउंट का हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालेंगे। ठीक है, नेट अमाउंट तीनों पार्टनर्स का था, उन तीनों पार्टनर्स के शेयर में से अकेले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमें निकालना होगा। तो टोटल शेयर कितना है, टोटल अमाउंट था 30,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रॉफिट के शेयर से, तो जतिन का शेयर आ जाएगा रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, जो कि है 30,000 इंटू 2/10 आ गया 6,000।
तो इसकी अब क्या करेंगे, अब इसकी बनाएंगे हम जर्नल एंट्री, यानी कि ये जो 6,000 रुपए का प्रॉफिट का हिस्सा है जतिन का, ये जतिन को कौन देगा, गेनिंग पार्टनर, और गेन कर रहा था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुमित, तो सुमित को ही पेमेंट भी करनी होगी। तो एंट्री बन जाएगी सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जतिन कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस का बैलेंस पड़ा है उनको भी तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा रिटायरिंग पार्टनर को, क्योंकि ये रिजर्व रिटायरमेंट से पहले के हैं, तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है, तो उन्हें ये हमें ट्रांसफर करना होगा। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, अब देखो, अगर तो कोई रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, यानी कि जो लायबिलिटी साइड में है, उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इनको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इन्हें करना होगा हमें डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है अगर वो है तो उसको भी करेंगे डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये सब डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, है ना, तो इन्हें हमें खत्म करना है, अब हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, तो इन्हें कर देंगे डेबिट। ठीक है, और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेट, यानी कि कोई लॉसेस है तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉसेस किस तरफ आएंगे, असेट साइड में आएंगे, उनका बैलेंस होता है डेबिट, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए हमें करना होगा उन्हें क्रेडिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो भी क्रेडिट होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये सब हो जाएंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो अगर तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनको तो कर देंगे हम क्रेडिट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व है वो सब हो जाएंगे डेबिट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 4:3:2 में। बी रिटायर होता है और रिटायरमेंट के दिन ये बैलेंसेस पड़े हैं बुक्स में। जनरल रिजर्व 81,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 27,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 18,000, यानी कि सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस है, तो इन सबको हमें करना होगा डेबिट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले तो इन तीनों अमाउंट को हम पहले प्लस करेंगे, और डिवाइड किस रेशियो में करेंगे, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो तीनों को प्लस किया तो टोटल अमाउंट आ गया 1,26,000, और ये 1,26,000 किस रेशियो में जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में, 4:3:2, और 1,26,000 को 4:3:2 में डिवाइड किया तो अमाउंट आ गया, ए का शेयर आ गया 56,000, बी का शेयर आ गया 42,000, और सी का शेयर आ गया 28,000। और एंट्री क्या बनेगी, जितने भी रिजर्व्स है उन सबको डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, किस अमाउंट से, जो अमाउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी उससे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 81,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 27,000, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक तो हमने जो एडजस्टमेंट किया वो किया था अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करे कि वो रिजर्व्स, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है उन सबको पार्टनर्स में बांट लेंगे और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं रखना चाहते। ठीक है, लेकिन अगर वो कहे कि वो रीवैल्यूएशन की तरह इन रिजर्व्स को भी अपनी बैलेंस शीट के अंदर एज इट इज रखना चाहते हैं, तो उस केस में इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही होगा। जैसे हमने रीवैल्यूएशन में वो एडजस्टमेंट किया था जब वो असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पे नहीं लिखना चाहते थे, वैसे ही इसका एडजस्टमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके भी सेम स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो नेट अमाउंट निकालेंगे, टोटल रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, इसमें से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। ये निकल गया। सेकंड स्टेप में हम गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। थर्ड स्टेप में जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा इस नेट इफेक्ट का वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप में ये जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आएगा ये उसको कौन देगा, गेनिंग पार्टनर, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अमन, भरत और चेतन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे थे इक्वली। ठीक है, भरत रिटायर होना चाहता है फर्म से और अकाउंट्स को सेटल करने से पहले ये कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं असेट्स और लायबिलिटीज के। ठीक है, जनरल रिजर्व 54,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 24,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 6,000। अब नया प्रॉफिट शेयर भी उन्होंने दिया हुआ है, 4:3 होगा उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो हम नेट अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो नेट अमाउंट के लिए जो जो रिजर्व्स है वो सब प्लस होते जाएंगे, ये तीनों
चीज़ें प्लस हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट 90,000। जनरल रिजर्व 54,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 और माइनस हो जाएगा ये 6,000, तो नेट प्रॉफिट आ गया 90,000। ये जो नेट प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पुरानी रेशियो हमें दी गई है 1:1:1 और नई रेशियो है 4:3। तो नई रेशियो में से पुरानी रेशियो को माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा। 4/7 है उनकी नई रेशियो अमन की, और पुरानी थी 1/3। इसको 4/7 में से 1/3 को माइनस किया तो आंसर आ गया 5/10, 21 पॉजिटिव में, तो ये गेन है अमन का। फिर ऐसे ही चेतन का गेन भी निकालेंगे। चेतन का नया शेयर है 3/7, इसमें से उसका ओल्ड शेयर माइनस किया 1/3, तो आ गया 2/21 जो कि उसका गेन है, ठीक है। तो उनकी गेनिंग रेशियो क्या हो गई 5:2। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला था ये तीनों पार्टनर का था, इसमें से अब रिटायरिंग पार्टनर का हमें शेयर निकालना होगा। नेट प्रॉफिट था 90,000, अब 90,000 से रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर क्या था 1/3, तो इंटू 1/3 किया तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आ गया 30,000। अब ये जो शेयर है ये 30,000 भरत को कौन देगा, अमन और चेतन, और कौन किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो, जो कि है 5:2। तो एंट्री बन जाएगी हमारी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, 30,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उनकी गेनिंग रेशियो से 5/7, तो अमन को देना होगा 21,429 और चेतन को देना होगा 30,000 का 2/7, 8,571। तो अमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 21,421 से, चेतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,571 से, और भरत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और गेन्स होते हैं उन सब का हम एडजस्टमेंट करते हैं जब पार्टनर्स उनको बैलेंस शीट के अंदर रखना चाहते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक तो रिवैल्यूएशन देख लिया एसेट्स और लाइबिलिटीज का, और दूसरा जनरल रिजर्व्स और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और गेन्स होते हैं उन सबको कैसे ट्रीट करते हैं रिटायरमेंट के केस में, वो भी अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।